हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस के न्यूज़ टुडे के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 25 जुलाई को जो खबरें महत्वपूर्ण रही हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी खबरें रही हैं महत्वपूर्ण। भारत और यूके के बीच में CETA एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसको हम देखेंगे। भारत और यूके ने अपना विजन 2035 लॉन्च किया है, उसको हम देखेंगे। भारत के द्वारा अपनी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का मसौदा तैयार किया गया है, उसको हम देखेंगे। साथ ही प्रवाल भित्तियों की संधारणता का मुद्दा भी चर्चा में रहा है, इस पर एक स्टडी प्रकाशित हुई है, उसको हम देखेंगे। साथ ही जैविक और प्राकृतिक कृषि को लेकर के संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई है, उसको हम देखेंगे क्या मुद्दा है। साथ ही भारत ने अपनी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को लॉन्च किया है, तो उस नीति को भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी चर्चा में रही हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें क्या फाइंडिंग्स है उसकी वो देखेंगे हम। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दोहरा कराधान परिहार समझौता पर अपना निर्णय दिया है, उसको हम देखेंगे। पीएम विकास योजना चर्चा में रही है। साथ ही बम्बूसा टुल्डा एक प्रकार का बांस है, वो चर्चा में रहा है, उसको हम देखेंगे। और साथ ही जो हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है वो है कंबोडिया। तो कंबोडिया क्यों सुर्खियों में रहा है, क्या उसकी लोकेशन है, उसको भी हम देखेंगे, जिससे कि हमारी एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो। चलिए आज की जो हमारी पहली खबर है उस पर हम बात करते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में CETA अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एग्रीमेंट के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भारत और यूके के बीच का जो वर्तमान जो व्यापार है वो लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, वो 2030 तक बढ़कर के दुगना हो जाएगा, लगभग 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। तो ये जो समझौता है दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे GS2 के टॉपिक द्विपक्षीय जो समझौते होते हैं उससे संबंधित है। साथ ही GS3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें टॉपिक दिया हुआ है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो ये जितने भी FTAs हो रहे हैं ये सभी उदारीकरण के बाद हुए हैं, और इस समझौते का भारत की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो ये टॉपिक हमारे GS2 और GS3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर के, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि भारत ने अभी हाल ही में कौन कौन से देशों के साथ या किन समूहों के साथ में FTAs किए हैं, क्योंकि UPSC का ये ट्रेंड रहा है कि वो लगातार 2-3 साल के गैप में इस तरह का प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछती रहती है। जैसे 2021 में मॉरिशस के साथ में हमने किया है, UAE के साथ में किया है 2022 में, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है, वो भी 2022 में हुआ है, और अभी 2025 में हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ में समझौता किया गया है। और अभी ये चर्चा में भी रहा था, क्योंकि जो भारत के मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि ये 1 अक्टूबर 2025 से ये मुक्त व्यापार समझौता प्रभाव में आ जाएगा, अर्थात लागू हो जाएगा। दोनों देशों की संसद, हर जगह की संसद ने इसको अनुमोदित कर दिया है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो समझौता हुआ है उसके क्या क्या मुख्य प्रावधान रहे हैं और उससे भारत और यूके को क्या क्या लाभ होंगे। अगर हम देखें कि जो भारत के लिए जो टैरिफ लाइन है उसका 99% जो वस्तुएं हैं उनका टैरिफ जो है समाप्त कर दिया गया है। जैसे भारत का जो टेक्सटाइल है उस पर लगभग 12% का टैरिफ था, उसको 0 कर दिया गया है। चाय और कॉफ़ी पर लगभग 10% का टैरिफ था, उसको भी 0 कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा खिलौने हैं, रत्न है, ज्वेलरीज हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, है ना, इन सब के ऊपर भी लगभग समाप्त कर दिया गया है जो टैरिफ था। साथ ही कृषि क्षेत्र को लेकर के भी समझौता हुआ है कि भारत का जो पारंपरिक कृषि ज्ञान है ना, जो भारत के जो परंपरागत रूप से हम कृषि करते हैं उसको भी पेटेंट का संरक्षण इस समझौते के द्वारा दिया गया है। साथ ही भारत की जो MSMEs हैं उनके जो उत्पाद हैं उनको यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार है वो खरीदेगी। अर्थात इस समझौते से भारत के लगभग हर सेक्टर को लाभ होगा। इसमें एग्रीकल्चर और MSMEs के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही देखते हैं इसमें यूके को क्या लाभ होगा। तो यूके की बात करें तो उसकी लगभग 90% जो टैरिफ लाइन है उसका टैरिफ कम कर दिया गया है, वहाँ पर टैरिफ समाप्त नहीं किया गया है। जैसे हम देखें स्कॉच है, उसका लगभग 150% जो टैरिफ था उसको घटा करके 75% तक कर दिया गया है, और आगे इसको 10 सालों में 40% तक लाने की बात की जा रही है। साथ ही जो कार और ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें जो 70 से 110% का जो टैरिफ था उसको आने वाले 10 सालों में 10% तक लाने की बात यहाँ पर की गई है। अर्थात भारत जो है लगातार इनके ऊपर टैरिफ जो भारत लगाता है उसको कम करेगा। इसके साथ ही वहाँ की विस्की, सैल्मन, चॉकलेट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो
उत्पाद हैं उन पर टैरिफ को लगातार कम किया जाएगा। साथ ही इसमें गैर टैरिफ बाधाओं पर भी कमी की बात की गई है। साथ ही सीमा शुल्क को भी सरल किया जाएगा। गैर टैरिफ बाधाएं क्या होती हैं? आप अक्सर सुनते होंगे, कई बार हमने न्यूज़ में सुना होगा कि भारत का जो आम है उसको लेकर के, या भारत की और जो कृषि उत्पाद हैं उसको लेकर के अमेरिका या यूरोप के देश ये आरोप लगाते हैं कि भारत का जो किसान है या भारत के जो उत्पाद है उसमें केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो अब क्योंकि उस पर सीधा टैरिफ नहीं लग रहा है, सीधा उस पर कोई प्रशुल्क नहीं लग रहा है, तो इस तरह की जो बाधाएं हैं वो नॉन टैरिफ में आती हैं, है ना। तो ये इन बाधाओं को भी कम करने की यहाँ पर बात की गई है। इससे भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है। और विस्तार से अगर हम देखें तो भारत के जो पेशेवर लोग हैं उनका आवागमन यहाँ पर आसान कर दिया गया है। जैसे आईटी सेक्टर है, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एजुकेशन और योग से संबंधित जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके जो वीज़ा मानदंड हैं, उनके जो वीज़ा लेने के लिए जो अभी तक जो मानदंड थे उनको यहाँ पर सरल किया जाएगा, जिससे कि उनकी आवाजाही जो है वो आसान हो सके। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है दोहरा अंशदान अभिसमय, ये भी लागू हो गया है, यानी कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसमें क्या होता है कि जो भारत के जो एम्प्लॉइज़ हैं, भारत के जो एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो यूके में एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो वहाँ का जो उनका एम्प्लॉयर है, जो उनको वो नौकरी देगा, उसे अब जो उनके सोशल सिक्योरिटी फंड में उसको 3 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। 3 साल तक उसे कोई भी सामाजिक सुरक्षा अंशदान यहाँ पर नहीं देना होगा। सामाजिक सुरक्षा अंशदान का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में भी श्रम संहिता है, उसमें जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर कई तरह के दायित्व दिए गए हैं कर्मचारी को लेकर के। तो उसी तरह के दायित्व ये भी होते हैं कि जैसे सामाजिक सुरक्षा, उसमें क्या क्या आता है, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड, कि जो एम्प्लॉई है उसके इंश्योरेंस से संबंधित, उसके हेल्थ से संबंधित, उसकी एक अच्छी आय हो उससे संबंधित, इस तरह के जो अंशदान हैं उसमें छूट यहाँ पर प्रदान की गई है। इससे जो यूके के जो एम्प्लॉयर हैं वो भारत के एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ये प्रावधान है। इसी के साथ भारतीय सेवा और आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो डिजिटल रूप से जो सेवाएं दी जाती है ना, गैट्स के रूप में हम 4 प्रकार की सेवाएं पढ़ते हैं, उसी में से एक प्रकार की सेवा होती है डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवा। तो उसको भी सुगम बनाने के लिए यहाँ पर प्रयास यूके और भारत के द्वारा यहाँ पर किया गया है। इससे भारत की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी, अर्थात भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, है ना, जो आईटी सेक्टर के जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो यूके में काम करेंगे तो उन्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलेंगी। इसी के साथ में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने के प्रयास यहाँ पर किया गया है। साथ ही जो भारतीय उद्योग है उससे यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं उससे निवेश कर आसान बनाने की बात की गई है। आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन में विविधीकरण भी इससे होगा। भारत के उत्पाद को और बड़ा बाजार यहाँ पर मिलेगा। तो अभी तक जो हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत के लिए कि भारत का अभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। तो इससे भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन में भी उसकी जो पहुँच है वो यहाँ से बढ़ेगी, है ना। साथ ही यहाँ पर बात की गई है कि एकल व्यापार गलियारों पर अधिक निर्भरता को भी यहाँ पर समाप्त किया जाएगा और मल्टीपल ट्रेड रूट्स को भी खोजा जाएगा। जैसा कि हम देखें कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब G20 की समिट भारत में हुई थी उस समय भारत से और यूरोप तक जाने के लिए, यूरोप के ग्रीस तक जाने के लिए एक नए कॉरिडोर की बात की गई थी। हाँ, तो इस तरह के और भी इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर बनाने की बात यहाँ पर भारत कर रहा है यूके के साथ मिलकर के। ठीक है। अब अगर हम देखें कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, तो हम देखते हैं कि भारत और यूके के बीच में संबंध काफ़ी समय से रहे। लगभग मध्यकाल से भारत और यूके के बीच में ट्रेड होता रहा है। फिर यूके ने काफ़ी टाइम तक भारत पर शासन भी किया, भारत उसका उपनिवेश रहा। लेकिन पिछले जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। तो जो दोनों देश हैं और अभी दोनों देश ही बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर लोकतंत्र जो है वो संचालित है। तो जो 2 अग्रणी लोकतंत्र हैं वो वैश्विक नवाचार केंद्रों के साथ में मिलकर के और बहुत अच्छे तरीके से जो अभी विश्व में जो समस्याएं चल रही हैं, जैसा हम देखते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, संरक्षणवाद की नीतियां लाई जा रही हैं। तो ये जो समझौता है इसके लिए मानना है कि ये एक तरीके से निष्पक्ष, महत्वाकांक्षी और आधुनिक व्यापार समझौते के लिए एक प्रकार का ये स्टैंडर्ड बनेगा, एक मापदंड बनेगा कि किस तरीके से 2 देश
बिना अपने राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुंचाए बिना किस तरीके से और बेहतर तरीके से व्यापार कर सकते हैं, दोनों देश साथ में मिलकर के अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये प्रावधान इस पूरे समझौते के द्वारा भारत द्वारा ये बात कही गई है। अब हम बात करें कि एफटीएस को लेकर के जो एक प्रश्न यूपीएससी में मैंने जैसे कहा था कि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 2018 में आसियान के एफटीएस को लेकर के बात की गई थी कि आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार कौन कौन से हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को आप जरूर हल कीजिएगा, है ना, और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना। अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। तो अगली न्यूज़ भी भारत और यूके से ही संबंधित है। तो भारत और यूके ने अपना विजन 2035 लॉन्च किया है ना। अब क्योंकि ये भी दो देशों के बीच के समझौते की बात है, तो ये भी हमारे GS2 के द्विपक्षीय समझौते से संबंधित ये टॉपिक है। तो भारत और यूके के संबंध पर अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें एक एस्पेक्ट ये भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात की गई है कि भारत और यूके 2035 तक किस तरीके से अपने दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ब्रिस्क साझेदारी पर यहाँ बात की गई है। ब्रिस्क अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है तेजी से आगे बढ़ना। तो ब्रिस्क में बी से यहाँ पर बिजनेस है अर्थात व्यवसाय है, रिसर्च से यहाँ पर अनुसंधान है, इनोवेशन नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉलेज। तो ये 5 स्तंभ अब आने वाले समय में भारत और यूके के बीच का जो संबंध है उसको किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, वो ये यहाँ पर 5 स्तंभों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब हम बात करें कि इसमें किस तरीके से सहयोग किया जाएगा, किस तरीके से इस विजन में हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम दोनों देश आगे ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले है व्यापार और आर्थिक विकास, है ना। इसके लिए अभी जैसे हमने बात की CETA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही भारत और यूके साथ मिलकर के द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने भी यहाँ पर मुक्त व्यापार की बात की है, इसी तरीके से दोनों देश मिलकर के आगे बढ़ते हुए एक दूसरे देशों में निवेश को भी प्रोत्साहन दें, इस पर भी ये द्विपक्षीय निवेश संधि पर चर्चा अभी चल रही है। अगर ये समझौता होता है या ये संधि होती है तो दोनों देशों के निवेशकों को बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ ही प्रौद्योगिकी और नवाचार को लेकर के यूनाइटेड किंगडम और भारत ने अपने अनुसंधान केंद्र बनाए हैं, तो वो भी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही रक्षा और सुरक्षा के लिए जेट इंजन के डेवलपमेंट को लेकर के दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि दोनों देशों का जो रक्षा अवसंरचना है, रक्षा सहयोग है, वो भी आगे बढ़ रहा है। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के, जैसा हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही प्रोमिनेंट मुद्दा बना हुआ है हमारे सामने, तो उसको लेकर के भी दोनों देश बात कर रहे हैं। ऊर्जा भंडारण को लेकर के कि किस तरीके से हम एनर्जी को इफिशिएंटली स्टोर कर पाएँ, जिससे कि जो ऊर्जा का ह्रास है वो कम से कम हो। ग्रिड रूपांतरण कैसे हो, अपतटीय पवन ऊर्जा पर भी बात कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो वहाँ पर अपतटीय पवन ऊर्जा से काफ़ी वहाँ पर ऊर्जा उत्पादित की जा रही है, तो भारत इसमें सहयोग कर रहा है। साथ ही शिक्षा और लोगों के बीच संबंध को प्रोत्साहन देने की भी यहाँ पर बात की गई है। जैसा अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो अभी कुछ दिन पहले ही ये चर्चा में था कि इंग्लैंड की जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है उसने अपना कैंपस भारत के गुरुग्राम में खोला है। इसी तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालय एक दूसरे देशों में अपने परिसर, अपने कैंपस खोलेंगे। इससे दोनों देश के अभ्यर्थियों को, दोनों देश के शिक्षार्थियों को, शोधार्थियों को लाभ यहाँ पर मिलेगा। साथ ही बहुपक्षीय सहयोग हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लगातार देखते हैं कि भारत एक मुद्दा हमेशा से उठाता आया है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे यूनाइटेड नेशन खुद हो, चाहे WTO हो, चाहे WHO हो, या IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, तो उस पर अभी कुछ एक देशों का ही अभी आधिपत्य बना हुआ है। तो भारत उसमें लगातार सुधार की मांग करता है। तो इस सहयोग से ये भी बात देखी जाएगी कि भारत और यूके दोनों साथ मिलकर के एक संयुक्त साझेदारी के साथ में इसमें सुधार की मांग को आगे बढ़ाएं। तो ये भी प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, है ना। तो ये है। इसी के साथ में अगर हम देखें कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के जो संबंध हैं वो अभी उनकी स्थिति क्या है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो भी व्यापार है वो भारत के पक्ष में है ना। जो व्यापार अधिशेष है वो भारत के पक्ष में है। तो जो कुल द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग 39.7 बिलियन पाउंड का है। अब आप पूछोगे कि सर आपने तो स्टार्टिंग में 60 बिलियन बताया था, तो जो वो 60 बिलियन था वो 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर था,
है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी ये डेटा वगैरह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना इसमें। हाँ, तो जो भारत का जो निर्यात है, इस कुल व्यापार में भारत का निर्यात 23.1 बिलियन डॉलर है, बिलियन पाउंड है, अर्थात कि जो व्यापार अधिशेष है वो भारत के पक्ष में है। भारत यूके से ज़्यादा निर्यात यूनाइटेड किंगडम में कर रहा है। साथ ही हम देखेंगे संस्थागत तंत्र पर भी दोनों देश में लगातार अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग चाहे समितियां हो, चाहे मंत्री स्तरीय वार्ताएं हो, उसके माध्यम से दोनों देश आपस में वित्तीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति व्यापार और निवेश के मामलों में काम कर रही है, उसी तरीके से आर्थिक और वित्तीय वार्ता, उसमें वित्तीय और व्यापक आर्थिक भागीदारी पर यह चर्चा हो रही है। जैसे अभी जो हमने बात की थी CET के बारे में, तो जो CET है भारत के साथ में यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस पर काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे थे। वो चाहे इससे पहले जब ब्रिटेन EU का हिस्सा था, उसके बाद ब्रेग्जिट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आ रही थी। फिर लगातार यूके में जो लोकतंत्र में वहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर के लगातार जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी, तो ये समझौता हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब 2024 में लास्ट ईयर G20 का समिट हुआ था ब्राज़ील के रियो जे जेनेरियो शहर में, तो वहाँ पर भारतीय और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में वार्ता हुई और उन्होंने फिर कहा कि भाई नहीं, अब हमें FTA करना है। तो इस तरीके से संस्थागत तंत्र पर अब पिछले 6 महीने में, लगभग 6-7 महीने में ही जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रूप दे दिया गया। दोनों देश उससे सहमत हैं। अब बस दोनों देश की संसद से अनुमोदन लेने की बात है और फिर वो लागू हो जाएगा। तो भारत और यूके संस्थागत स्तर पर भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ताकि दोनों देश साथ मिलकर के ग्रो करें। इसी तरीके से निवेश संबंधी तथ्य की अगर हम बात करें तो वो यूनाइटेड किंगडम भारत में छठा सबसे बड़ा FDI का स्रोत है। हाँ, तो भारत से काफ़ी ज़्यादा FDI मतलब भारत में यूनाइटेड किंगडम से काफ़ी ज़्यादा FDI आता है। और जैसा हमने पहले बात की थी कि अगर BIT हो जाता है तो BIT होने के बाद में ये FDI और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ कुछ रक्षा अभ्यास भी हैं, तो वो चाहे अभ्यास कोंकण हो नौसेना का, साथ अभ्यास कोबरा वॉरियर वायुसेना का हुआ है, साथ ही अभ्यास अजय वॉरियर ये थल सेना के साथ में 2023 में ये संयुक्त रक्षा अभ्यास भारत और यूके के बीच में हुए हैं। हाँ, तो ये हमने सेकंड न्यूज़ देख ली। अब हम आते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ पर। तो थर्ड न्यूज़ जो है वो है राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा जो है वो तैयार किया गया है। तैयार किसने किया है? तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, है ना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ये हिस्सा है ना, उसका ये डिपार्टमेंट है, तो उसने ये तैयार किया है। अब ये किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? तो GS3 का जो संचार नेटवर्क से संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित है कि भारत की जो दूर संचार संबंधी जो अवसंरचना है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, इसको लेकर के ये नीति व्यापक प्रावधान करती है ना। तो ये हमारी न्यूज़ है। अब इस पर हम आइए बात करते हैं आगे कि ये मसौदा क्या कहता है। इसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 थी, उसमें जो लक्ष्य हासिल किए गए थे, उसमें जो प्रगति हुई थी उसको आगे बढ़ाना। अब आपको एक चीज़ जरूर दिमाग में आएगी कि यहाँ पर तो सर डिजिटल संचार नीति है, लेकिन यहाँ पर दूर संचार नीति है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार का या फिर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब डिजिटल संचार से लेकर हट करके अब हम दूर संचार की बात कर रहे हैं। डिजिटल संचार में सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वही आता है, जबकि दूर संचार में डिजिटल प्लस एनालॉग कम्युनिकेशन है वो भी आ जाता है। तो अब ये समिति और व्यापक हो गई है ना। तो ये इसके नाम से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर कभी इस समिति की अगर आप चर्चा करें तो ये बात आप लिख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 5G और 6G की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी पिछले 3-4 साल में इसने बहुत प्रगति कर ली है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत बड़ी बात हो गई है। साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई है, क्वांटम कम्युनिकेशन हो रहा है, सैटेलाइट नेटवर्क बन रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है। तो ये सब जो तकनीकी आई हैं, अब उनको लेकर के किस तरीके से भारत आगे बढ़े, इस पर विस्तार से चर्चा इस नीति में की गई है। साथ ही भारत का एक दूरदर्शी मिशन है। भारत एक दूर संचार उत्पाद राष्ट्र के रूप में, यानी कि भारत एक टेलीकॉम प्रोडक्ट नेशन, यानी कि दूर संचार से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं,
चाहे वो आपके फ़ोन हो, चाहे वो आपके सैटेलाइट फ़ोन हो, चाहे वो आपका अलग तरह के जो कम्युनिकेशन होता है उससे संबंधित जो उत्पाद हों, या फिर आपके लैपटॉप्स हों, तो हर तरह के कम्युनिकेशन को लेकर के, हर तरह के टेलीकॉम प्रोडक्ट को लेकर के भारत चाहता है कि भारत एक टेलीकॉम प्रोडक्ट के रूप में भारत की पहचान बने। तो उसको लेकर के कहा गया है कि भारत को नेशन ऑफ चॉइस कैसे बनाया जाएगा, कि जो भी अलग अलग देश है, जैसे हम देखते हैं कि अभी भी हम चाइना मेड इन चाइना के फ़ोन की हम बात करते हैं, तो अभी भी भारत में उस तरह का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो अब इस नीति के माध्यम से ये प्रयास किया जाएगा कि भारत जो है नेशन ऑफ चॉइस टेलीकॉम प्रोडक्ट्स के लिए बने। तो ये हमारी इस नीति में ये दृष्टिकोण साझा किया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका मसौदा क्या है, इस पर हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि जो एनटीपी 2025 है ये किस प्रकार से इन जो भारत के जो लक्ष्य हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त करने की बात करती है। तो यहाँ पर जो विजन रखा गया है वो है सार्वभौमिक और सार्थक कनेक्टिविटी, अर्थात जो एक तो यूनिवर्सल हो और सार्थक हो, मतलब कि सिर्फ नेटवर्क की पहुंच ही ना हो, कनेक्टिविटी सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, जबकि नेटवर्क वहां पर आते भी हों और कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसा हम देखते हैं कि कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे आप दिल्ली में ही रहते हो, तो दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर नेटवर्क उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो उस नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी हो, हर जगह पर वो नेटवर्क पहुंचे, तो यूनिवर्सल तो हो ही, साथ में वो सार्थक भी हो, इसको सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर ये नीति करती है। साथ ही यहाँ पर ये नीति कहती है कि डिजिटल रूप से एक सशक्त अर्थव्यवस्था भारत को बनाया जाए। तो जो हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चाहे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रख करके यहाँ पर विजन बनाया गया है। अब जिसका जो मिशन है उसमें 5-6 जो है रणनीतिक मिशन की रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। उसमें क्या क्या है कि सार्वभौमिक और सार्थक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, साथ ही नवाचार को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, है ना, कि अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको लेकर के इनोवेशन की बात यहाँ की गई है। घरेलू विनिर्माण की बात यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से जो हमारा घर का, जो हमारा खुद का मेड इन भारत की जो हम बात करते हैं, भारत में जो हमारे आत्मनिर्भर मिशन की बात करते हैं, तो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की बात यहाँ की गई है। साथ ही सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार नेटवर्क की यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो हमारा नेटवर्क हो वो सुरक्षित हो, किसी भी तरह के साइबर हमले से सुरक्षित हो। किसी भी प्रकार का अगर हमला होता है, जैसा हम आजकल सुन रहे हैं कि अभी तक जो क्लासिकल, जो नॉर्मल कंप्यूटर से जो हमले होते थे उनको रोकने में तो हम सक्षम हुए हैं, लेकिन अभी क्वांटम कंप्यूटिंग, जो अभी हमने पहले बात की थी, क्वांटम कम्युनिकेशन भी अब आगे बढ़ रहा है। तो जो क्वांटम कंप्यूटर से जो साइबर अटैक्स होते हैं उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि वैसे हमलों से भी हमारा दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षित रहे और विश्वसनीय हमारा दूरसंचार नेटवर्क हो। साथ ही ईज ऑफ लिविंग की हम बात कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दे और वो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा दे, इसकी बात ही इस नीति में की गई है। और साथ ही सस्टेनेबल कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात की गई है। तो ये यहाँ पर हमारे 6 स्ट्रेटजिक मिशन इस नीति के द्वारा बताए गए हैं। हाँ, तो ये इनका मसौदा है। अब इसके लक्ष्य और इसके उद्देश्य क्या है ना। तो जो लक्ष्य है फिर से वही कि जो सभी के लिए जो कवरेज है वो सार्वभौमिक हो और सार्थक कनेक्टिविटी के साथ हो। साथ ही जीडीपी में जो दूरसंचार नेटवर्क का जो योगदान है वो अभी जितना है उससे दुगना करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। साथ ही निवेश को आकर्षित करने की बात की गई है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अवसंरचना निवेश जो है वो उसे आकर्षित किया जाए, ये 1 वर्ष में ना। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अवसंरचनात्मक निवेश को आकर्षित करने की यहाँ बात की गई है। साथ ही रोजगार और कौशल को लेकर के भी यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो एक ही इमर्जिंग सेक्टर है, तो वहाँ पर व्यापार की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर इससे रोजगार उत्पन्न होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो यहाँ पर 10 लाख नए रोजगार सृजन की बात की गई है। साथ ही 10 लाख तो नए रोजगार बनेंगे, साथ ही जो अभी 10 लाख कामगार जो एम्प्लॉइज वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके भी स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात यहाँ पर की जा रही है कि उनके स्किल को और एनहेंस किया जाएगा, उसको और डेवलप किया जाएगा। सुरक्षा की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने की बात भी यहाँ पर की गई है कि सिर्फ जो क्लासिक कंप्यूटर से जो अटैक्स होते थे वो उनको तो रोक रहे हैं हम, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग से जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उनको रोकने के लिए भी यहाँ पर ये नीति प्रावधान करती है।
साथ ही संधारणीयता की बात करते हैं हम कि अभी जितना हम कार्बन फुटप्रिंट हमारा टेलीकॉम सेक्टर डेवलप कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसको 30% तक कम करने की बात इस नीति के द्वारा की गई है ना। जैसा इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता छोटा सा कि आप देखते हो कि जो टावर्स लगे हुए होते हैं ना, अलग अलग कंपनीज के टावर लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर वो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं जिससे कि उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। तो इसी तरीके के जो प्रावधान है उनको और आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो हमारे सस्टेनेबल जो उपाय हैं उनको बढ़ा करके हम जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचा करके हम अपने टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ा पाएँ। चलिए आज की हमारी जो चौथी खबर है उस पर हम बात करते हैं। प्रवाल भित्तियों की संधारणीयता का मुद्दा चर्चा में है। अभी हाल ही में एक अध्ययन हुआ है जिसमें लक्षद्वीप के जो प्रवाल आवरण है वो पिछले 24 सालों में लगभग 50% तक वो कम हो गया है। ये एक मुद्दा है और यहाँ बताया गया कि लक्षद्वीप के जो प्रमुख द्वीप हैं अगत्ती, कदमत और कवरत्ती में प्रवाल की संधारणीयता एक चिंता का मुद्दा बन गया है। तो ये क्यों प्रवाल विरंजन हो रहा है, क्यों उसकी संधारणीयता का मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि ये हमारे जीएस पेपर 1 जो है जिसमें वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन से संबंधित जो टॉपिक है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही जीएस 3 में जो पर्यावरण संरक्षण का जो टॉपिक है उसके लिए भी ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। और प्रवाल भित्ति जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, उससे लगातार प्रीलिम्स में और मेंस में भी प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि जो ये प्रवाल विरंजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये अध्ययन क्या कहता है हमें। तो इस अध्ययन के अनुसार कहा गया है कि जो रिकवर होने की दर है वो कम हो गई है, अर्थात कि प्रवाल लगातार विरंजित होते रहते हैं लेकिन उसका वो टाइम के साथ में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अब उनके रिकवर होने की दर जो है वो कम हो गई है ना। तो ये बात यहाँ पर की गई कि जो प्रवाल विरंजन हो रहा है उसका प्रमुख कारण यही है कि जो दर है रिकवरी की वो कम हो गई है। अब इसका जो प्रमुख प्रभाव है वो क्या रहा है कि 1998, 2010 और 2016 में जो 3 बड़ी अल्नीनो की जो घटनाएं हुई थी है ना, जो ENSO अल्नीनो दक्षिण दोलन होता है जिसमें कि जो हमारे अरब सागर का और हिंद महासागर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से प्रवाल विरंजन हुआ था। और उसके बाद से जो इनकी रिकवरी है वो बहुत कम, मतलब रिकवरी हुई है लेकिन वो रिकवरी कम हुई है। ये इस अध्ययन की मुख्य फाइंडिंग्स है। अब ये तो इस अध्ययन की फाइंडिंग्स हो गई, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि प्रवाल विरंजन जो होता है वो क्यों होता है ना। तो सबसे पहले अगर समुद्र में जो हीट वेव्स हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है जिससे कि समुद्र का जो तापमान है वो उसमें वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान में वृद्धि है वो तो लगातार हो ही रही है, उसकी वजह से समुद्र का तापमान है वो भी लगातार बढ़ रहा है, उससे प्रवाल विरंजन हो रहा है। साथ ही अफवाह और प्रदूषण, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये एक मानवीय कारक है। इसमें क्या होता है कि जो बारिश का जो जल है, बारिश का जल अपने साथ में गंदगी लेकर के आता है। अब वो गंदगी लेकर के आएगा और जो प्रवाल हैं, जो हमारे कोरल रीफ्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए उन्हें संकेतक प्रजाति भी कहा जाता है। तो किसी भी तरह का उनके परिवेश में परिवर्तन होगा तो वो विरंजित हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो बारिश का जल है जिसकी वजह से उसमें गंदगी, रासायनिक पदार्थ, प्रदूषित पदार्थ ये सब होते हैं, जिससे कि वहाँ का जो जल है, उस क्षेत्र का जो समुद्री जल है, उसकी जो रासायनिक कंपोनेंट है, उसका जो केमिकल जो उसका कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है और उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होने के कारण प्रवाल जो है वो विरंजित हो जाते हैं। साथ ही जो ज्वार है, ज्वार भी अब कम आ रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है ना। ज्वार भाटा, ज्वार में जल ऊपर आता है, भाटे में पीछे जाता है, इस तरीके से ज्वार भाटा जो है वो भी अब कम हो रहा है। तो ज्वार भाटा कम होने के कारण ये उथले जो स्थान है जहाँ पर जल का जो गहराई है वो कम होती है, तो ज्वार कम आएगा तो वो वायु के संपर्क में आ जाएंगे, जो समुद्री जल है वो उनको ढकेगा नहीं, तो वायु के संपर्क में आने से जो उथले प्रवाल हैं उनका विरंजन हो रहा है। साथ ही इसके अलावा सूर्य के अधिक संपर्क में आने के कारण, अल्नीनो के कारण, समुद्री धाराओं में जो बदलाव हो रहा है उसके कारण भी, और साथ ही तलछट जमा होने के कारण भी ये प्रवालों की संख्या में कमी आ रही है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। अब हम देखते हैं कि प्रवाल क्यों महत्वपूर्ण है ना। प्रवाल क्यों महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले ये जो समुद्र की सफाई है उसमें योगदान देते हैं। जैसे हमारे जो स्थल भाग में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को वो निकालते हैं, उसी तरीके से ये प्रवाल जो होते हैं उसमें स्पंज जैसे जीव होते हैं। जो प्रवाल है, प्रवाल उनको रहने के लिए स्थान देते हैं, जिससे कि जो समुद्र की सफाई है उसमें इनका योगदान हो जाता है, जिससे कि महासागरों में विषाक्त और दूषित पदार्थों को ये कम करते हैं। साथ ही ये विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करते हैं। यहाँ पर डेटा बताया गया कि जो सिर्फ 1% हिस्से में प्रवाल पाए जाते हैं, दुनिया के कुल जितने महासागर हैं उसमें सिर्फ 1% हिस्से में प्रवाल पाए जाते हैं, और उसके लगभग 25% समुद्री जीवों को ये आवास प्रदान करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा पर्यटन, मनोरंजन, मत्स्यन, ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में और दवाइयाँ बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रवालों का महत्व हो गया। अब हम बात करें कि भारत में प्रवालों की स्थिति क्या है। तो भारत में प्रमुख 4 क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं हम। एक तो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो क्षेत्र है वो है। साथ ही लक्षद्वीप का जो आइलैंड है यहाँ पर एटॉल्स पाए जाते हैं। साथ ही मन्नार की खाड़ी है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट है ना, पाक जल संधि। यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में जो भारत में का मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर हमारे प्रवाल पाए जाते हैं। साथ ही कच्छ की खाड़ी में है ना, जो गुजरात के पास जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर भी प्रवाल पाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मालवन क्षेत्र में भी है ना, जो हमारा पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी प्रवाल पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में किन किन क्षेत्रों में प्रवाल पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्रवालों के लिए बनने की आदर्श दशाएं क्यों होती हैं। जैसा हमने देखा कि भारत के पूरी कोस्ट लाइन पर प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। वो क्या क्या है। सबसे पहले जो प्रवालों का तापमान है वो तापमान लगभग 23 डिग्री से 29 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और उन्हें लगातार सूर्य की रोशनी उन्हें मिलनी चाहिए। इसीलिए हम देखेंगे कि जो वैश्विक स्तर पर जो प्रवाल है वो देखोगे तो आप ये सिर्फ जो हमारी विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा के आसपास ही ये पाए जाते हैं है ना, विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। तो यहाँ पर लगातार क्योंकि सूर्य का तापमान, सूर्य की उपस्थिति होती है, साथ ही यहाँ का जो तापमान है वो लगातार बना रहता है। तो ये क्षेत्र जो है वो भारत के लिए उसके लिए प्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रवाल इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा लवणता से संबंधित भी है कि इसके लिए एक स्थिर नमकीन पानी की या खारे पानी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। एक निश्चित मात्रा की लवणता यहाँ पर चाहिए होती है प्रवालों को। साथ ही जो जल है, जल की स्पष्टता भी होनी चाहिए, जल गंदा नहीं होना चाहिए। अगर जल गंदा होगा तो सूर्य की रोशनी नहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे कि फिर प्रवाल का नुकसान होगा और प्रवाल वहाँ पर नहीं बन पाएंगे। साथ ही प्रवाल जो बनते हैं उनको बनने के लिए ज्वालामुखी जैसी कठोर चट्टानों की आवश्यकता होती है, जिसके ऊपर की प्रवाल अपना आवास बनाते हैं ना। तो ये प्रवालों के लिए ये अनुकूल दशाएं हैं। तो यूपीएससी इसमें भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रवाल की आवश्यक दशाएं हो सकती हैं या होती हैं। हाँ, फिर उसमें पॉइंट 1 2 3 आ जाएगा, तो उसमें से कोई भी एक में से कुछ परिवर्तन करके यूपीएससी आपसे पूछ लेगा, तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीवाईक्यूज में 2019 में मेंस में भी प्रवाल पर प्रश्न पूछा गया है कि वैश्विक तापन का प्रभाव प्रवाल जीव तंत्र पर क्या पड़ रहा है, उदाहरणों के साथ इसका आकलन कीजिए, है ना। ये 2019 का प्रश्न है, इसको आप जरूर लिखिएगा, है ना। तो ये हमारा मेंस का क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए हमारी अगली न्यूज़ पर हम बढ़ते हैं। तो हमारी जो 5वीं न्यूज़ है ना, ये 5वीं न्यूज़ है हमारी जैविक और प्राकृतिक कृषि, यानी कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग। तो उससे जुड़ा ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक के सिलेबस की बात करें हम, तो ये आपके GS 3 से जुड़ा हुआ है। GS 3 में कृषि और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उसके लिए उसके अंतर्गत ये टॉपिक आपका आएगा। तो GS 3 के लिए ये हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। तो अभी हुआ क्या कि भारत का जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसकी संसदीय प्राक्कलन समिति है ना, प्राक्कलन समिति, यहाँ पर आप जरूर बताइए कि आपसे प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और लोकसभा से कितने सदस्य लिए जा सकते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य लिए जा सकते हैं और उसका अध्यक्ष कौन होता है। इसको आप कमेंट में बताइए ना, हम देखेंगे कि आपने कितना आपको याद है। तो जो ये प्राक्कलन समिति है उसने कृषि विज्ञान केंद्र जो बनाए गए हैं वो किस तरीके से जैविक और
नेचुरल फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के उसने अपनी रिपोर्ट प्राक्कलन समिति ने यहाँ पर दी है। तो उसने ये कुछ मुद्दे उठाए हैं जिसमें कहा गया कि वित्तीय सुरक्षा का मुद्दा है, साथ ही किसानों की आय संबंधी चिंताएं हैं, जो यहाँ पर ये किसान कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं उसके संबंधी जो नीतियां हैं उनकी कार्यान्वयन में कमियां हैं, साथ ही इन केंद्रों में कर्मचारियों की कमी भी है, जिससे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो बेहतर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं ये एक प्रकार से जो हमारी ICAR है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान जो सेंटर है उसके वो जो काम करती है तो वो तो अनुसंधान करती है। अब उस कृषि अनुसंधान को किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाए, भारत के किसानों को किस तरीके से नए जो एडवांसेज जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे कैसे अवगत कराया जाए, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं। तो वो अपना प्रभावी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। अब इस रिपोर्ट ने क्या क्या इसने कहा है और क्या इसने सिफारिशें दी हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय आवंटन का जो विषय है उससे जुड़ा जो मुद्दा है कि इनका जो बजट है वो सीमित होता है, जिसकी वजह से ये उन क्षेत्रों में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है ना, उनके लिए ये प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो सिफारिशें की गई हैं वो क्या है कि जलवायु अनुकूल कृषि में जो राष्ट्रीय नवाचार हो रहे हैं उसके वित्त पोषण के लिए यहाँ पर प्रयास करने चाहिए, उसके वित्त पोषण में यहाँ पर वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही जो संवेदनशील जिले हैं, जो भी इतने जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले जो जिले हैं उनको लेकर के चरणबद्ध और चरणीय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए कि लगातार वहाँ पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, इस पर यहाँ पर चर्चा लगातार की जानी चाहिए। साथ ही जो बाजार लिंकेज है वो बढ़ाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि प्राकृतिक और जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो उत्पाद होते हैं उत्पादन वहाँ पर कम होता है, लेकिन अगर उनको भी उतना ही पैसे मिलेंगे या उनको भी उतना ही मूल्य मिलेगा जितना कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स को मिलता है तो किसान को ओवरऑल तो घाटा ही होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता है तो उसे 1 एकड़ में 10 क्विंटल का उत्पादन होता है, तो वहीं अगर वो जैविक फार्मिंग करेगा या फिर वो नेचुरल फार्मिंग करेगा तो उसका उत्पादन 10 टन से तो कम ही होगा, तो उसे जो कुल पैसे मिलेंगे वो कम मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बात की गई है कि इनको प्रीमियम मूल्य दिलाना चाहिए, है ना। प्रीमियम मूल्य की बात यहाँ पर की गई है कि जो उत्पाद जैविक और प्राकृतिक फार्मिंग से, प्राकृतिक कृषि से हो रहे हैं उनके लिए प्रीमियम मूल्य निर्धारण का तंत्र विकसित करना चाहिए। अगर आप दिल्ली में हैं और जेप्टो या ब्लिंकिट का यूज़ करते हैं तो वहाँ देखोगे आप कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती हैं या ऑर्गेनिक फल होते हैं उनके रेट नॉर्मल सब्जियों से ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो ऑर्गेनिक के ये तो, लेकिन ये सरकारी प्रयास नहीं है, ये तो उस प्लेटफॉर्म ने ये फीस निर्धारित की है। तो इस तरह का प्रीमियम मूल्य निर्धारण सरकार को करना चाहिए, ये यहाँ पर बात की गई है। साथ ही जलवायु प्रतिरोधी जो बीज किस्में हैं उस पर क्या प्रगति है, वो इसने क्या मुद्दे यहाँ पर बताए हैं कि नई बीज के किस्मों का जो उपयोग है वो देरी से होता है। साथ ही सीमित वितरण नेटवर्क है कि जितनी जहाँ पर वो पहुँचने चाहिए वहाँ वो पहुँच नहीं पाते हैं, जिससे कि जो समन्वय है या उनका उपयोग वो है वो कम होता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं कि विकेंद्रीकृत बीज केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, कि और ज़्यादा बीज केंद्रों को बनाया जाना चाहिए। बीज ग्राम कार्यक्रमों को और बढ़ावा देना चाहिए, है ना। बीज ग्राम कार्यक्रम क्या है कि अगर आपने किसी एक गांव के अंदर जो जलवायु प्रतिरोधी बीज हैं वो आपने लगा दिए हैं तो अब वो गांव जो है वो बीज ग्राम बन गया है। अब उस गांव से जो फसल उत्पादन होगी उससे जो बीज बनेगा वो उस गांव से दूसरे आसपास के जितने भी गांव हैं उसमें वो बीज का वितरण होगा। इससे क्या होगा कि एक गांव को आपने केंद्र बना दिया, वहां से आसपास के जो गांव हैं उनको बीज मिल जाएंगे, जो अच्छे बीज हैं वो मिल जाएंगे। तो ये बीज कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही जो ICAR है और जो सरकार की जो बीज कंपनियां हैं उनके बीच समन्वय को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया है। अब और क्या क्या मुद्दे हैं इसमें, जैविक प्रमाणीकरण को लेकर के मुद्दा है कि जो भारत के किसान हैं उनको पता ही नहीं है, अगर वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और सरकार उसके लिए अगर कुछ इंसेंटिव्स दे रही है तो वहाँ के किसान जागरूक ही नहीं है कि जैविक फार्मिंग को सरकार कुछ इंसेंटिव्स दे रही है, तो जागरूकता का अभाव है।
तो इसके लिए जो सिफारिश की गई है कि जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम है और सहभागी गारंटी प्रणाली है ना, एनपीओपी और पीजीएस इंडिया दोनों को एक साथ मिलाकर के जैविक लेबल का यहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा जैविक कृषि में बदलाव करने का जो मुद्दा है कि पारंपरिक कृषि से जैविक कृषि की ओर बढ़ने पर जो समर्थन प्रणाली है उसका अभाव है, कि परंपरागत कृषि से किस प्रकार से जैविक कृषि में बढ़ा जाए, ये अभाव है। अभी भी किसान पेस्टिसाइड्स का और जो अलग अलग केमिकल्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, उससे हटा करके किस तरीके से उनको जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाए, कैसे इससे जो मृदा को हानि होती है या स्वास्थ्य को हानि होती है, इसके प्रभावों से अभी किसान जागरूक उतने नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया है कि जो डीबीटी है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, इसके अंतर्गत जो प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन है इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। कि अगर कोई किसान जैविक कृषि कर रहा है, परंपरागत कृषि से हट करके वो जैविक कृषि की ओर बढ़ रहा है, तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि पीएम किसान समृद्धि योजना जो है ना, पीएम किसान योजना है, उसमें भी 6,000 रुपये हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई किसान जैविक कृषि को कर रहा है तो उसको और ज़्यादा इंसेंटिव्स यहाँ पर दिए जाने चाहिए, और इंसेंटिव मौलिक रूप से मूल्य के रूप में हो, मतलब पैसे के रूप में उन्हें देने चाहिए। साथ ही स्थानीय मार्केटिंग चैनल को बेहतर बनाना चाहिए और उसको डिजिटल पहुंच तक बढ़ाना चाहिए, है ना। कि जैसे अगर उनके उत्पादों को डिजिटल पहुंच होगी, अगर वो डिजिटल रूप से अपने उत्पादों को बेच पाएंगे किसान, तो इससे उनको लाभ होगा और वो इसके लिए प्रोत्साहित भी होंगे जैविक कृषि की ओर बढ़ने के लिए। साथ ही सुरक्षित कीट प्रबंधन प्रणाली जो पद्धतियाँ हैं, इस पर जो कहा गया है कि अभी भी कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही इनका गैर जिम्मेदाराना प्रयोग किया जा रहा है। कि अभी भी किसानों को इतनी जानकारी नहीं है कि किस तरीके से किस कीटनाशक का किस मात्रा में किस फसल के लिए किस समय उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसकी जानकारी नहीं है। तो इसके लिए कहा गया है कि आईसीएआर का जो राष्ट्रीय कृषि की कीट संसाधन ब्यूरो है, उसके द्वारा जैविक कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का उत्पादन या उसका निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भारतीय किसान है वो जो परंपरागत रूप से जो कीटनाशक यूज करते हैं उसका उपयोग ना करके जैविक कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग वो करें। तो ये हमारा जो न्यूज़ थी, ये हमारी जो प्राकृतिक और जैविक कृषि पर जो रिपोर्ट आई है संसद की, उस पर हमने बात की। चलिए आज की हमारी छठी और अंतिम न्यूज़ पर हम बात करते हैं कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को लॉन्च किया है। सहकारिता का मतलब क्या होता है? सहकारिता का मतलब होता है कि कुछ लोगों का समूह एक लक्ष्य के लिए, सामान्यतः वो आर्थिक लक्ष्य ही होता है, उसके लिए वो आगे बढ़े। तो सहकारिता नीति बनाई गई है। इससे पहले 2002 में भारत की सहकारिता नीति आई थी, उसके बाद ये नीति आई है। तो एक काफ़ी लंबे समय के बाद में सहकारिता नीति आई है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम के जो GS2 का आपका सरकारी नीतियों से संबंधित जो मुद्दा है ना, सरकारी नीतियां और सरकार के जो अलग अलग प्रयास है अलग अलग क्षेत्रों में, उसको लेकर के जो आपका टॉपिक है GS2 का, उसके लिए हमारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो सहकारिता है, सहकारिता नीति का जो उद्देश्य है, उसका जो लक्ष्य है, वो रखा गया है सहकार से समृद्धि तक, यानी कि प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, की सभी लोग साथ मिलकर के और सहकारिता के साथ में भारत का भी लक्ष्य कभी आर्थिक समृद्धि करें और अपनी भी आर्थिक समृद्धि वो करें। तो ये हमारी न्यूज़ है। अब हम इस पर बात करते हैं कि जो सहकारिता नीति है वो किस तरीके से अपने लक्ष्य और जो उनका मिशन है वो क्या है। इसमें कहा गया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सहकारिता को देश के विकास का एक साधन बनाया जाए, कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हम सहकारिता के माध्यम से आगे साथ में जोड़ें, वो हमारे आर्थिक विकास के लिए वो भागीदार बने और आर्थिक विकास में अपना योगदान दें। तो ये इसका लक्ष्य है। और जो इसका मिशन है वो क्या है कि पेशेवर, पारदर्शी, तकनीकी आधारित, जवाबदेह, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सफल सहकारी इकाइयों को बढ़ावा देना। तो ये इसका मिशन रखा गया है। अब इसके लिए और क्या रणनीतिक स्तंभ है, किस तरीके से इस नीति को लागू किया जाएगा। तो इसके विकास के लिए बात की गई है कि आधारभूत संस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित की जाए। साथ ही जो सहकारिता समितियां हैं, सहकारिता की जो इकाइयां हैं, उसमें जीवंतता और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए। आने वाले समय की जो भविष्य की तैयारियां हैं, जैसे अभी हमने जैविक और प्राकृतिक कृषि की बात की है, तो उसमें भी सहकारिता का योगदान हो सकता है। तो भविष्य के लिए जो तैयारियां हैं हमारी, उसमें
सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा दिया जाए कि जब सहकारिता के माध्यम से आर्थिक समृद्धि होगी तो किसी एक व्यक्ति की समृद्धि नहीं होगी, एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, वो पूरा जो समूह है, जो सहकारिता में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस इकाई से, उन सभी की आर्थिक समृद्धि होगी। तो एक प्रकार से समावेशिता भी वहाँ पर होगी। जैसा हम अमूल का उदाहरण देखते हैं कि अमूल एक सहकारी कंपनी है, जिससे कि वहाँ के अमूल जो आनंद गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ के आसपास के जो किसान हैं सभी को उससे लाभ हो रहा है, सभी की समावेशिता के साथ में आर्थिक समृद्धि वहाँ पर हो रही है। साथ ही यहाँ पर बात की गई क्षेत्रक विविधीकरण की। तो जो क्षेत्रक विविधीकरण है उसमें हम देखते हैं कि अभी तक सिर्फ कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्रक हैं उसी में सहकारिता आंदोलन हमें या सहकारिता के सफल उदाहरण वहाँ पर हमें मिलते हैं। तो अब जो सहकारिता विकास का आधार स्तंभ है उसमें इस पर भी बात की गई है कि क्षेत्रक विविधीकरण भी होना चाहिए, कृषि के अलावा और भी क्षेत्रक यहाँ पर जोड़े जाने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि युवाओं का जुड़ाव, कि युवाओं को जोड़ करके और युवाओं को सहकारिता का महत्व बता करके और सहकारिता का उनके अंदर भावना उत्पन्न करके और सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि भारत आगे बढ़ते हुए अपना आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सके। अब ये किस तरीके से होगा, क्या इसमें लक्ष्य रखे गए हैं, इसके क्या मुख्य उद्देश्य है वो हम देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारिता इकाई की स्थापना की जानी चाहिए और हर तहसील में 5 मॉडल सहकारी गांव का निर्माण करने का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। साथ ही कहा गया है कि 2034 तक अभी सहकारिता क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है उसको बढ़ा करके 3 गुना किया जाना चाहिए। अभी जितना योगदान उससे बढ़ा करके 3 गुना किया जाना चाहिए। साथ ही सहकारिता समितियों की जो मौजूदा संख्या है लगभग 8.3 लाख, तो उसमें भी 30% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्रक विविधीकरण की हमने जो बात की थी अभी कि पर्यटन, बीमा, टैक्सी सेवाएं, हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रकों को भी सहकारिता में भागीदारी दी जानी चाहिए, उसका विस्तार सहकारिता में किया जाना चाहिए। साथ ही नीति को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हर 10 साल में कानूनी सुधार किए जाने चाहिए कि सहकारिता से संबंधित जो कानून है उसमें आवश्यकता अनुसार हर 10 साल में परिवर्तन करने की यहाँ पर बात की गई है। साथ ही क्लस्टर और निगरानी प्रणाली की बनाने की बात की गई, जिससे कि सहकारिता क्लस्टर बनेगा, अलग अलग क्षेत्र वहां पर जुड़ेंगे और अलग अलग सहकारिता इकाइयां एक साथ आकर के अपने आर्थिक विकास के लिए वो आगे बढ़ेंगी। तो इस पर ये मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कि सहकारिता क्षेत्र का महत्व क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों का योगदान बहुत ज्यादा होता है। अब वो ग्रामीण जलापूर्ति का संचालन से लेकर के रखरखाव करने में मदद करती हैं, अलग अलग वो कृषि से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उसमें सहकारी समितियों का योगदान होता है। साथ ही किसानों के विकास में भी सहकारिता समितियों का योगदान होता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है उसके रूप में सहकारी समितियां काम करती हैं कि किसान समृद्धि केंद्र किस तरीके से किसानों के लिए, जो हम देखते हैं कि जो 2-2 हज़ार रुपए की 3 की किस्तों में उनको जो पैसे पहुंचते हैं तो वो आसानी से उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें कृषि जो हमारी सहकारी समितियां हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। इसी के अलावा जन औषधि केंद्रों के रूप में, सामान्य सेवा केंद्र के रूप में, साथ ही PM कुसुम जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा से संबंधित जो स्कीम है उसके क्रियान्वयन में ये योगदान देता है। साथ ही महिला कल्याण, ऋण, बैंकिंग और आवासन से संबंधित जो हमारी अलग अलग योजनाएं हैं उसको ये बढ़ावा देती है, उसके क्रियान्वयन में सहकारी समितियां अपना योगदान दे रही हैं। तो भारत के ग्रामीण विकास के लिए सहकारी समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए आप देखिए कि यूपीएससी द्वारा 2019 में ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है जीएस पेपर 2 में कि विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है, यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान करती है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए कि इसमें आप सहकारिता को यहाँ पर यूज करके इस प्रश्न का एक अच्छा उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका जरूर आप एक रोड मैप अगर चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको पढ़ेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। अभी तक हमने 6 जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसकी बात कर ली है, अब अन्य सुर्खियों पर आते हैं। तो सबसे पहले है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लागत रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इसको ये जारी करती है। इसने क्या कहा है कि 2024 में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 582 गीगावाट की वृद्धि हुई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन रहा लगभग 452.1 गीगावाट। फिर पवन ऊर्जा का यहाँ पर नंबर आता है।
साथ ही यहाँ पर बताया गया कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधन की तुलना में वो किफ़ायती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय बिजली का सबसे सस्ता स्रोत अभी भी बना हुआ है। आर्थिक लाभ की अगर हम बात करें तो लगभग 467 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत यहाँ पर हुई है। तो अगर आप कभी आंसर लिखें वहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व अगर आपको बताना हो तो आप ये डेटा वहाँ पर कोट कर सकते हैं, इससे आपके आंसर में क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। साथ ही इसमें जो जोखिम है वो भी यहाँ पर कम है कि भू राजनीतिक तनाव कम होता है, आपूर्ति श्रृंखला की जो अड़चनें हैं वो ये सभी यहाँ पर जोखिम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ हो गई। अब अगली न्यूज़ की बात करें तो वो है दोहरा कराधान परिहार समझौता यानी DTAA। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। उसमें भारत और UAE DTAA के बीच में ये कहा गया था कि जो स्थायी प्रतिष्ठान है, स्थायी प्रतिष्ठान के रूप में अगर किसी कंपनी के साथ अगर कोई अस्थायी या साझा उपयोग वाले प्रतिष्ठान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है ना। तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो स्थायी प्रतिष्ठान कंपनी है वो निजी स्वामित्व के अधीन हो या ना हो। तो ये यहाँ पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब DTAA ये निर्णय हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन DTAA जो समझौता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये समझौता क्या होता है? ये समझौता होता है कि जब दो या दो से अधिक देश साथ मिलकर के समझौता करते हैं कि कोई भी, चाहे वो कोई निजी व्यक्ति हो या फिर कोई कंपनी हो, वो अगर दोनों देशों में या उससे ज़्यादा देशों में अगर वो काम कर रही है, अपनी आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सिर्फ एक जगह पर ही टैक्स लगे, हर जगह पर उन्हें टैक्स ना देना पड़े, जिससे कि उनके ऊपर दोहरा कराधान ना हो, है ना। इसका मतलब भी है डबल टैक्स अवॉइडिंग एग्रीमेंट ना। तो ये इसका मतलब है ना कि इसका उद्देश्य एक ही आय पर दोनों देशों में कर लगाने से रोकना इसका उद्देश्य है। DTAA जो ये सुनिश्चित करता है कि भारत के जो NRI हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और जो भारत के OCI हैं उनको अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय कर बोझ या नकदी बहिर्वाह का सामना ना करना पड़े, ये DTAA सुनिश्चित करता है। साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि भारत ने अल्बानिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया के साथ के अलावा लगभग 94 देशों के साथ 94 DTAA यहाँ पर हस्ताक्षरित किए हैं, है ना। तो ये DTAA से जुड़ी हुई हमारी न्यूज़ हो गई। अब अगली न्यूज़ पर हम आते हैं। तो PM विकास योजना चर्चा में रही। PM विकास योजना क्या है? PM विकास योजना को लेकर के एक तीसरी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक बुलाई गई। तो ये अधिकार प्राप्त समिति आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो अधिकार प्राप्त समिति क्या होती है कि किसी भी योजना को लागू करने के लिए उसके क्रियान्वयन को लेकर के सरकार एक समिति बना देती है कि उसको हर तरह के निर्णय लेने के अधिकार वहाँ पर होते हैं, उसी को अधिकार प्राप्त समिति कहा जाता है। तो अब जो PM विकास योजना है ये किस प्रकार की योजना है? ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किस मंत्रालय से संबंधित है? अल्पसंख्यक कार्यालय से संबंधित है। साथ ही ये 5 जो पूर्ववर्ती योजनाएं हैं, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर को एकीकृत करते हुए 6 अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर यह केंद्रित है। और जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो भी यहाँ बताए गए हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। हाँ, तो ये 6 अल्पसंख्यक। तो ऐसा प्रश्न UPSC आपसे पूछ सकती है कि PM विकास योजना के अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं, तो उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला जो है हमारा IRNSS और नाविक को लेकर के हमारी न्यूज़ है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि संप्रभु अवस्थिति निर्धारण क्षमता, इसरो जो चाहता है कि हमारी सॉवरेन पोजिशनिंग कैपेबिलिटीज़ को विकसित किया जाए, जिसके लिए हमें और ज़्यादा नाविक उपग्रहों का प्रक्षेपण करना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ है। अब बात की जा रही है कि जो IRNSS है वो क्या है। IRNSS एक प्रकार की उपग्रह प्रणाली है जो कि भारत को स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रदान करती है ना। अब इसका जो विकास करता है वो इसरो है। इसका जो उद्देश्य है वो कहा गया है कि भारत तथा उसकी सीमाओं के 1500 किलोमीटर तक की जो सटीक जानकारी है वो यहाँ पर दी जाए। जिस प्रकार से हम GPS का यूज़ करते हैं, हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं, तो वो जो संचालित होता है वो इसी के माध्यम से होता है। अब ये किस प्रकार की सेवाएं देती हैं? ये 2 प्रकार की सेवाएं देते हैं। एक मानक अवस्थिति निर्धारण सेवा यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम,
या सर्विस वो देते हैं ये। और दूसरी होती है प्रतिबंधित सेवा, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। तो जो हमें जो प्राप्त होती है वो होती है एसपीएस, है ना, और जो आरएस है वो सिर्फ सेना के लिए ही वो यूज़ होती है। तो ये हमारी न्यूज़ है। तो अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है बंबूसा टुल्डा को लेकर के। तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ में बंबूसा टुल्डा का उपयोग किया है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनुकूल बांस कंपोजिट विकसित किया है। तो ये न्यूज़ है हमारी। तो बंबूसा टुल्डा क्या होता है? बंबूसा टुल्डा एक प्रकार की बांस है, ठीक है। तो बांस है, इसका गुच्छेदार सदाबहार पर्णपाती बांस है ये। इसकी वृद्धि दर बहुत तेज होती है ना, तो ये बहुत ही तेजी से विकसित होता है। इसकी खेती भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड में होती है और ये 1500 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले आर्द्र निचले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। ये एक प्रकार का मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि 25 से 40 वर्षों में इसमें एक बार फूल आते हैं सिर्फ, और फिर वो सूख जाते हैं। इसका जो स्थानीय नाम है वो बताया गया है यहाँ पे। असम में इसे जतीबान कहा जाता है, त्रिपुरा में मिर्टिंगा कहा जाता है और इसे कांटे रहित भारतीय बांस भी कहा जाता है। इसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। इसका औषधीय महत्व है। साथ ही इमारती लकड़ी के रूप में इसका अगरबत्ती वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा बंबूसा टुल्डा हो गया, ठीक है। तो अब हम अगले न्यूज़ पे बात करें हम, तो अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है समुद्री विकास कोष को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। तो अभी हाल ही में दिल्ली में समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें ये समुद्री विकास कोष का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। तो समुद्री विकास कोष क्या है? ये एक प्रकार का समर्पित मिश्रित वित्तीय साधन है और इसका उद्देश्य है कि पूंजी लागत को कम करना, शिपयार्ड, तटीय अवसंरचना और अंतर्देशीय जलमार्गों में दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करना। अर्थात कि जो हमारा समुद्री परिवहन है उससे संबंधित जो अवसंरचनात्मक विकास है उसको ये बेहतर करने की यहाँ पर बात ये करता है, ठीक है। इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले की गई थी। जैसे भारत ने अब जो बंदरगाहों पर जो उसका टर्न अराउंड टाइम था, है ना, जैसे कि वो भारतीय बंदरगाह पर आए कोई शिप और वहाँ पर वो अपना माल उतारे या फिर वो माल भरे और फिर वो वहाँ से चला जाए, तो उसको एक दिन से कम जो है भारत के द्वारा किया गया है ताकि समुद्री नौवहन को या समुद्री परिवहन को और बेहतर किया जा सके। साथ ही शिपिंग क्षेत्र में भारत ने 100% FDI को मंजूरी दी हुई है। तो ये भारत की कुछ पहले हो गई समुद्री विकास से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि कला के बारे में। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आवासीय कलाकार कार्यक्रम में भाग लिया और इसके तहत सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ कला के कलाकारों ने राष्ट्रपति से भेंट की है। तो ये एक प्रकार की चित्रकलाएं हैं। सोहराय है, सोहराय झारखंड में होती है और ये फसल आधारित उत्सव है और इसमें पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, है ना। तो ये सदान, उराव, मुंडा और संथाल समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। पट्टचित्र है वो उड़ीसा की एक पारंपरिक और कपड़े पर आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है। तो कपड़े पर ये पेंटिंग बनाई जाती है। इसका नाम संस्कृत शब्द पट्ट से पड़ा है ना। पट्ट चित्र मतलब कि कपड़े पर बनी हुई पेंटिंग। पटुआ कला है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये भी पारंपरिक लोक चित्र कला है और ये भी पटुआ है। तो पटुआ मतलब पट से इसका भी नाम आया। तो ये भी कपड़े पर बनाई जाती है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी ये दिखाई देती हैं। तो ये सोहराय है ना, ये सोहराय चित्रकला है। ये पट्ट चित्रकला है उड़ीसा की। ये पटुआ चित्रकला है, ये बंगाल की है। तो ये आपके लिए मैंने आपको दिखा भी दिया। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय प्रवाह को लेकर के। तो पर्यावरणीय प्रवाह क्या होता है? तो ये क्यों चर्चा में है कि भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पर्यावरण प्रभाव को लेकर के उन्होंने बैठक की थी और इस पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है कि जो भी कोई आपकी नदी है उस नदी के आसपास जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाए रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है, गुणवत्तापूर्ण पानी की आवश्यकता होती है, उसे हम पर्यावरणीय प्रवाह कहते हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ नदियाँ होती हैं वो
सिर्फ जब बरसात होती है या मानसून का समय आता है उसी टाइम वो बहती हैं, तो उसमें वो पर्यावरणीय प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जो बारहमासी नदियाँ होती हैं, जो बड़ी नदियाँ होती हैं, उसमें लगातार पानी बना रहता है, तो उसमें पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित हो, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि जल की वह मात्रा, समय, गुणवत्ता को ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्रों और उन पर निर्भर रहने वाले लोगों की आजीविका को बनाए रखने के लिए जो जल की मात्रा होती है उसको यहाँ पे सिर्फ जल की मात्रा ही नहीं, समय भी कि हर समय वो उतना पानी कम से कम होना चाहिए, और जो उसकी गुणवत्ता है पानी की वो भी हो, तब पूरा जाकर के पर्यावरण प्रवाह सुनिश्चित होता है। अब इसका लाभ क्या है कि नदी और उसके मुहाने पर जो पारिस्थितिकी अखंडता है, यानी कि जो उसकी इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है, उसको बनाए रखा जा सके। अब हम देखते हैं कि नदियों के प्रवाह में बड़े पैमाने पर मानवीय हस्तक्षेप हुआ है, बांधों का निर्माण हुआ है, प्रदूषण और अतिक्रमण हुआ है, इससे कि उनका जो पर्यावरण प्रवाह है वो प्रभावित हो रहा है, जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। तो इसके समाधान के लिए पर्यावरण प्रवाह की अवधारणा को यहाँ पर पेश किया गया है कि एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित समय तक और निश्चित गुणवत्ता का पानी कम से कम नदी में प्रवाहित होता रहे, इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो संक्षिप्त सुर्खियां थी वो थी। अब बात करते हैं हम सुर्खियों में रहे स्थल की। तो आज कंबोडिया जो है वो सुर्खियों में रहा है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। सुर्खियों में क्यों है ये? कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीमा विवाद चल रहा है ना। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों सीमावर्ती देश हैं, उनके बीच सीमा विवाद चल रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। तो हम अगर लोकेशन देखें तो ये कंबोडिया है, ये थाईलैंड है, इसके अलावा ये लाओस के साथ इसकी सीमा लगती है, वियतनाम के साथ कंबोडिया की सीमा लगती है, और थाईलैंड के साथ इसकी सीमा लगती है। अब इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य भूमि पर स्थित एक देश है। आसियान का ये सदस्य है। इसकी राजनीतिक सीमा थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से लगती है। समुद्री सीमा इसकी थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। ये थाईलैंड की खाड़ी है ना। और इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो मेकांग नदी और टोनले सपा इसकी प्रमुख नदियां हैं, है ना। मेकांग नदी अगर आपको ध्यान हो तो भारत में गंगा मेकांग जो परियोजना है वो भी चलाई जा रही है। और जो इसके प्रमुख पर्वत हैं वो डांगरेक पर्वत, क्रावन या कार्डेमम मतलब इलायची की पहाड़ियाँ आपने अक्सर सुना होगा कभी ना कभी। तो ये वही पर्वत है। और डैमरेई के पर्वत भी इस देश में पाए जाते हैं। ये सभी हिमालय का ही विस्तारित रूप है ना। तो ये हमारे लिए आज की महत्वपूर्ण खबरें हो गई। हमने विस्तार से चर्चा की। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न आ रहे होंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जिनकी हमने चर्चा की है। इन प्रश्नों को आप आराम से हल कीजिए और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी न्यूज़ का आपको PDF भी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए। साथ ही वहाँ पर आपके आंसर्स भी होंगे आज के प्रश्नों के, उनको भी आप आराम से चेक कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम अगले दिन। थैंक यू।